मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा माननीय रेखचंद्र जैन जी को। आप विधायक जगदलपुर हैं कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ इनका स्वागत करें। माननीय लखेश्वर बघेल जी, आपका मंच पर सर स्वागत है। आप विधायक बस्तर हैं और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। आपका भी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत है मंच पर। स्वागत करना चाहेंगे हम मंच पर संतोष बाफना जी का जोरदार तालियों के साथ। आप पूर्व विधायक जगदलपुर हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत करना चाहेंगे कमल चंद्र भंजदेव जी का। आप पूर्व युवा अध्यक्ष हैं राज्य युवा आयोग के और बस्तर राज परिवार से आपका ताल्लुक है। सर, आपका भी स्वागत है INS 24/7 के मंच। देरी के जोरदार करतल ध्वनियों के साथ संवाद के पहले सेशन का शुभारंभ किया जाए। माननीय शैलेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश साहब का, और सभी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में संवाद 2023। जैसे कि नाम से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि संवाद उन लोगों के बीच में जिनके सीधे जवाबदेही बनती है, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में। हम केवल एक सेतु का काम कर रहे हैं। आपके जो सवाल रह जाते हैं, आपके जो मुद्दे रह जाते हैं, आप जो जनप्रतिनिधियों से आमतौर पर जो पूछना चाहते हैं, उनमें एक सेतु के माध्यम से हम आपकी आवाज बनकर यहाँ पे रहते हैं और उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर दब कर रह जाते हैं, अनसुलझे रह जाते हैं, अनुत्तरित रह जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक प्रयास हमने संवाद 2023 का शुरू किया है। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की छत्रछाया में ये लगातार हमारा जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में लगातार जो है हम ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं और सफलतापूर्वक जो है वो सभी जो कार्यक्रम है वो हमारे संपन्न हुए। आज जगदलपुर में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और 4 जनप्रतिनिधियों के साथ। आपके चारों चेहरे जाने पहचाने, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ में लखेश्वर बघेल जी हैं, विधायक भी हैं, और जो लड़ाई एक उन्होंने लड़ी थी कभी एक जमीन की लेकर और जो युवाओं को लेकर, वो बस्तर विकास प्राधिकरण का जो उनको दायित्व है। हमारे साथ बस्तर के राजा खुद कमलचंद भंजदेव जी है, युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रेखचंद जैन जी है, आपके शहर के लोकप्रिय विधायक हैं, और संतोष बाफना जी हैं जो लगातार आपके जगदलपुर में सेवाएं देते रहे, पूर्व विधायक भी हैं। तो शुरुआत करते हैं, कमलचंद जी आप ही से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप राजा हैं तो आपका हो सकता है एक पहला हक बनता है, हम प्रथम नागरिक कह लें, तो इस तरह से आपका शुरुआत करते हैं दायित्वों को लेकर। आमतौर पे ये कहा जाता है कि देवगुड़ी को लेकर आपने परंपरा की शुरुआत की थी, उसके बाद ये लगातार चलते जा रहा है कि उसमें अब श्रेय की लड़ाई हो गई है कि हमने बनवाया या फिर आपने। ये श्रेय की लड़ाई एक देवी की मतलब उसमें ईश्वर के रूप में उसमें काम में क्यों? जी 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 देना चाहते हैं पुनः। जी 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 तो पुनः से मैं उत्तर दे देता हूं कि देवगुड़ी वंदन यात्रा जब हमने शुरू करी थी जी, तब हमने करीब करीब बस्तर संभाग का दौरा किया था। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ जगदलपुर में किया हो, कांकेर से लेकर बीजापुर, कोंटा, सुकमा, ऐसे बहुत सारी जगह चिन्हांकित किया गया था कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ही झरझर कंडीशन में। उसके लिए हमने 1-1 लाख रुपए की मांग करी थी डॉक्टर रमन सिंह जी के लिखित पत्र के द्वारा। उस समय 7 करोड़ के आसपास हम लोग को राशि मिली थी, जिसमें कि हमारे आदिवासी विकास के द्वारा प्राप्त की गई राशि थी। उससे हम लोगों ने हर एक देवगुड़ी को 1-1 लाख रुपए देकर के उसका जीर्णोद्धार करने की संकल्प जो लिया वो चालू रहा। मगर जैसा आपने बताया कि जो श्रेय लेने का काम है, यही मेरा मूल सवाल है, यही मेरा मूल सवाल है कि इसमें श्रेय की राजनीति कहाँ गई? मुझे लगता है कि भगवान को राजनीति से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लखेश्वर जी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी एक पुजारी है हिंगलाजिन माता के, और मैं दंतेश्वरी माई का पुजारी। तो हमें समझना चाहिए कि आराध्य माई जिसकी भी हो, उनकी सेवा करने का काम सभी राजनीतिक पार्टियों का है। और धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन सदस्य बना, उसका डॉक्टर रमन सिंह जी का सानिध्य मुझे मिला, और उन्होंने जो संकल्प लिया कि मैं हर मंदिर को दूंगा, और उसको श्रेय नहीं लेना चाहिए, उसको एक कर्तव्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबकी मूल जो है
वो सब देवगुड़ियां हैं, चाहे वो कोई भी नाम से, चाहे हिंगला जी हो, माता मावली हो, जी। कोई भी माताएं हो देश तो में, जैसे आपने उनकी बताया सेवा कि करना। सानिध्य आपको मिला रमन सिंह जी का और बड़े नेताओं का भी सानिध्य मिला है, और ये भी कहा जाता है कि मोदी जी और अमित शाह जी का भी सानिध्य काफी आपको मिलता रहा है, लेकिन टिकट का सानिध्य क्यों नहीं मिला अभी तक? देखिए, टिकट की जो बात है, वो टिकट की जो बात आती है वो बेसिकली क्या है, पार्टी जो है वो सोचती है बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी जो है कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो सोच समझ के ही निर्णय लेती है कि कब करना चाहिए, किसे देना चाहिए। और रही बात हम लोग की बात हो जाती है, तो हमारा तो काम ये है कि सेवा करते आते हैं। हमारे महाराजा प्रवीर चंद बंदेव की भी यही रही। उसके बाद मेरे को मौका मिला, क्योंकि 50 साल का एक बहुत बड़ा गैप आ गया था फैमिली में। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय है वो हमारे जो शेष नेतृत्व है, जो हमारी कल इलेक्शन की जो कमेटी रहती है भारतीय जनता पार्टी की, वो जब भी निर्णय लेगी मेरे को लगता है वो अनुकूल लेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपने कहा सेवा करना हमारा ध्येय है, ये एक जो सेवादार है उनको इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती कि सीआरपीएफ के आसपास गार्ड लगे रहे हैं? किससे खतरा है, जनता से, प्रजा से? जनता से नहीं होती, कभी कभी ऐसी बहुत सारे बहुमूल्य क्षेत्र है जैसे आवापल्ली, मद्देड़, गंगलूर, हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से ज्यादा नहीं जा पाते। और सबसे बड़ी चीज है टेरेन्स बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हवा होती है, पानी है, ऐसे बहुत सारे चीजें बस्तर में कि आप जा नहीं सकते। लैंडिंग की प्रॉब्लम्स है बहुत जगहों पे, तो कहीं ना कहीं गाड़ियों में जाना, और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे लैंडमाइंस थी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं डॉक्टर साहब के साथ, हम लोग शायद उपचुनाव में हम लोग सब घूमने निकले थे, तो उस समय हम लोग जब गए तो हम लोग को रोक दिया गया कि बोले अभी आपका कार्यक्रम कैंसिल है, क्योंकि केदार जी ने उस समय हमको लाइव भाषण दिलवाया था, हमको आज भी ध्यान है। तो उस समय पता चला कि जो वो ब्रिज था उसके नीचे से 10 किलो का आईडी बरामद हुई थी, और हम लोग नहीं जा पाए। ये माता की कृपा रही कि कल हम लोग उसी में जाने वाले थे, डॉक्टर साहब और हम दोनों उस साथ ही हो सकते थे, आगे पीछे हो सकते थे, मैं जहां हम लोग वही कार्यक्रम में रहे। तो कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बना हुआ है, और कह नहीं सकते कि कब वो खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, और सबका सुरक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि सबके सब एक संवेदनशील एरियाओं में काम कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा मेरे को लगती है कि बहुत जरूरी है। क्या आवश्यकता समझ सकते हैं। रेखचंद जी के पास आते हैं। रेखचंद जी, पहला आरोप जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लोगों का, ये बड़ा अच्छा आरोप है, सुनिएगा। कहा जाता है कि आप धमका कर लोगों को कांग्रेस में शामिल करते हैं। देखिए सर, कांग्रेस की रीति नीति जी, धमकाने की प्रेम और व्यवहार रही है हमेशा से जी। और हम किसी भी क्षेत्र में, जो हमारी सरकार का नारा है जी, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस बात को लेकर हम ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर क्षेत्र, लगातार जनता के अनुरूप जो 15 सालों में उनको नहीं मिल पाया था, उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं सर। किसी को डरा के, किसी को धमका के पार्टी में नहीं लाया जा सकता। ये सुरक्षा उस तरह की तो नहीं की है इसमें कांग्रेस में आ जाओ तो ईडी के केस वापस, सीबीआई जैसे ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं तो कहता हूं कि जो ऐसी बात कहता है वो मेरे सामने आ जाए। कोई षड्यंत्र बनाकर अगर इस तरीके के आरोप लगाने की कोशिश करता है तो वो उसका हिसाब हो सकता है कि मेरे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आड़ावाल एक पंचायत पड़ती है साहब जी, जो कि भाजपा शासित सरपंच रहे हैं। उनके क्षेत्र में मैं अपने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा तो मैंने कभी भी पार्टी भावना से हटकर काम किया, और लगातार उनकी जो डिमांड्स आती थी, और विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसी परिस्थितियां उस हिसाब से हम काम करते थे। तो सरपंच ने खुद से स्वीकार करते हुए कहा कि 15 साल में मेरा कोई काम नहीं हुआ, भैया मैं कांग्रेस प्रवेश करना चाहती हूं। मैं बोला हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा है, आप भूपेश बघेल की सरकार के काम से प्रभावित हैं, आप आना चाहते तो वेलकम। उसने पूरे ग्राम के लोगों के समक्ष स्वीकार किया कांग्रेस प्रवेश की, और आज भूपेश बघेल सरकार की रीति नीति को लेकर वो लगातार अपने गांव में काम कर रही था कि हमको किसी को लाने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया है इससे जनता स्वयं देख रही है। 15 साल के शासन को देखी, हमारे 4.25 साल के शासन को देख रही है, तो दोनों में तुलनात्मक जो उनको फर्क मिल रहा है, इससे जनता प्रभावित है। इसीलिए पूरे बस्तर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कि सब एक ही स्वर में बात सुनाई देती है कि भूपेश है तो भरोसा है। इस बात का भरोसा है कि जो चीजें नहीं मिल पा रही थी उसको हमने किया साहब।
अब जैसे आप श्रेय लेने की बात कह रहे थे भंजदेव जी से कि बस्तर में आदिवासी संस्कृति है, इसकी एक परंपराएं हैं, इसकी देवगुड़ियां हैं। पूर्व की सरकारों ने क्या किया नहीं किया, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि हमारी सरकार ने आदिवासी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए प्रत्येक देवगुड़ी को हमने बनाया सब, और उस देवगुड़ी को हमने गांव के लोगों को जो परंपरागत रूप से आप जैसा उसको निर्माण करना चाहते हैं करें, वो लोग लगातार कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति में घोटुल प्रथा है, उसके लिए हमारी सरकार लगातार उनको मद उपलब्ध करा रही है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की बात के लिए हमने बादल एकेडमी की स्थापना की है साहब। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जैन साहब, जब इतना संरक्षण के लिए इतना सरकार काम कर रही है तो पलायन इतना ज्यादा क्यों है? पूरे देश में 18वें नंबर पे पलायन है बस्तर से। देखिए, बस्तर की जो परिस्थितियां हैं जी, कि जैसे कोरोना काल हुआ साहब, ये पलायन आज की बात नहीं, ये लगातार देख रहे हैं पिछले 15 साल में भी इसी गति से पलायन हुआ है कि काम के अवसर बराबर मिल रहे हैं। कुछ दलाल नुमा लोग जो यहाँ के भोले भाले लोगों को अच्छा काम दिलाएंगे, अच्छा रोजी मिलेगा बोलकर लेके जाते हैं। मतलब जो विश्वास सरकार और जो शिकायत हमको मिलती है, हम श्रम विभाग के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से उनको वापस लाने का भी काम कर रहे हैं। गांव में रोजगार है, धीरे धीरे जैसे कोरोना के पीरियड को हम लोगों ने देखा था कि कोरोना के पीरियड में पूरे देश की बात करें हम कि कहां के प्रदेश के लोग कहां काम कर रहे थे, आखिर उन परिस्थितियों को उन्होंने देखा, समझा, और जो तकलीफ हुई और सरकार से मदद मिलते हुए वो अपनी मूल जगह पर पहुंचे। अब धीरे धीरे वो अपने काम के प्रति लगातार आकर्षित हो रहे हैं। मनरेगा में पहले पर्याप्त मात्रा में फंड आता था, काम मिलता था, लोगों को रोजगार मिल जाता था। अभी हमारी केंद्र की सरकार ने मनरेगा के बजट में कटौती कर दी है। तो केंद्र हो चाहे राज्य साहब। जैन साहब, एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 700 परिवार जो पलायन जो विस्थापित होने के लिए यहाँ पे आए हैं, अभी तक उनका विस्थापन नहीं कर सकी सरकार, जो आंध्रा से लौट के आए हैं। आपको मालूम होगा, जो आंध्रा से 700 परिवार जो लौट के आए हैं, अभी तक सरकार उनका विस्थापन नहीं कर पाई है आपके बस्तर में। उस दिशा में सर लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब हम बस्तर में जैसे बात करें साहब, यहाँ पे वनोपज पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन वनोपज को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अभी जैसे हमारी सरकार ने 7 प्रकार की, पिछली सरकार में वनोपज की खरीदी होती थी साहब, अभी 67 प्रकार की वनोपज जो हमारे बस्तर में भी पैदा होती है, छत्तीसगढ़ के अन्य वनांचलों में पैदा होती है। चलिए, ये तो पिछली सरकार भी आंकड़े थे, लेकिन जब आप सुरक्षा की बात कह रहे थे कि लोग सुरक्षा के लिए हमारे पास विश्वास से आते, तो बापने जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो पहले मुस्कुराहट का कारण जान लेते हैं। जो आप कह रहे थे कि लोग खुशी से कांग्रेस में आते हैं, और वो महिला का जो वाकया बता रहे थे, तो आप बड़े मुस्कुरा रहे थे अजीब से। तो वो मुस्कुराहट का कारण जान लेते हैं। मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि झूठे बात करना का आदि मैं नहीं हूँ। सम्माननीय हमारे खूट पदर के सरपंच सीरो, जिसका जाके सिर्फ पटरा डाल के उसको भाजपा प्रवेश करा दिए। हमारे कोलिंग के सरपंच राम सिंह, मुंडागढ़ के सरपंच, उनको जाके सिर्फ पटका बना के भाजपा में शामिल करा, कांग्रेस में शामिल करा दिए। ऐसा करने का काम अभी सम्माननीय हमारे विधायक साथी माननीय विवेक चंद जी के द्वारा किया जा रहा है। ये कोई असत्य घटना नहीं है, सत्य घटना है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, आपने देवगुड़ियों की बात कही। देवगुड़ियों का जो विकास का काम है, सबसे पहले जगदलपुर में चालू किया गया, तो मेरे द्वारा चालू किया गया। पर्यटन मंडल के द्वारा जब मैं 2006-7-8 में मैं अध्यक्ष था, 47 लाख रुपए मैंने देवगुड़ियों को राशि दी थी। ये लकेश्वर जी गवाही है, लकेश्वर जी बैठे हैं, ये गवाही है। मैं सबसे पहले राशि दिया था। और भी जो है, हमारा जो 4.25 साल का कार्यकाल अभी गया है, कांग्रेस का कार्यकाल, इस कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे बस्तर के लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। विकास के कहीं काम नहीं हुए। अरे रोड बना रहे, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार में है। पुलिया बना रहे, पुलिया बनाना ही पड़ेगा, सरकार में है। लेकिन अदर कोई काम, अदर कोई एक्टिविटी, जैसे सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी की जो एक्टिविटी रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो सकता है,
बस्तर विश्वविद्यालय उन्होंने खोला, 33 महाविद्यालयों को जोड़ के यहाँ पर शिक्षा का प्रसार प्रचार किया। 3 किलोमीटर में प्राथमिक शाला, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, 10 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, 1 ब्लॉक में कॉलेज, ऐसा जो शिक्षा का प्रचार प्रसार उन्होंने बस्तर के दिशा दशा को पलटने के लिए शिक्षा का जो प्रसार प्रचार डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, वैसे स्वास्थ्य के कॉलेज तो आप लोग खोल देते साहब, लेकिन प्रोफेसर नहीं ला पाते। मेडिकल कॉलेज में एक भी फैकल्टी प्रोफेसर नहीं है। एक मिनट, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करता हूं। सम्मानीय कांग्रेस का शासनकाल 1947 से लेकर 2000 तक था, 2000 के बाद भी था, और 2000 तक कभी ये चिंता नहीं की कि बस्तर संभाग में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़े। इस दृष्टि से कोई कॉलेज नहीं हो। ये तो माननीय सम्मानित बलिराम कश्यप जी थे, उन्होंने एक मांग की डॉक्टर रमन सिंह जी से, उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला। स्वाभाविक रूप से मेडिकल कॉलेज की समस्याएं हैं, जितनी हमको मेडिकल कॉलेज से आउटपुट चाहिए था, जितना हमारे डॉक्टर्स चाहिए थे, वो हमारे को नहीं मिल सके। ये समस्या, इस बात में मैं किसी को दोषी नहीं देता, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में या न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होना, या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होना, या नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं होना, या कहीं भी कोई और भी जो सुविधाएं हो सकती है स्वास्थ्य की, वो कहीं नहीं होना। रोड के मामले में बात करें, पीने के पानी के मामले में बात करें, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना, ऐसे केंद्र सरकार की योजना पे अपना नाम के लगाना। एक और योजना है बाबू जी, एक और योजना है, क्योंकि आप दोनों जगदलपुर समझ रखते हैं, नाम पे था, बलिराम कश्यप जी के नाम था, उसमें नाम लगाने का काम किया महेंद्र कर्मा जी के नाम। महेंद्र कर्मा जी का आदर करता हूं मैं आदर करते हुए बोल रहा हूं, नाम लगाए आप, अच्छे लगाते। एक और मेडिकल कॉलेज खोलते, आप दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज खोल के महेंद्र कर्मा जी के नाम पे रखते, कोई तकलीफ नहीं है। महेंद्र कर्मा जी मेरे भी आदर, ठीक है, नाम लगाने वाला। लेकिन एक काम जो बता रहे हैं कि आप लोग अभी कर रहे हैं बस्तर में, कि जो शिलालेख जो पुराने हो गए थे या उखड़ गए थे, अभी जाके चुनाव के 2.5 महीने फिर से वो नए पट्टियां लगा रहे हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है कि ये कार्यकाल में शिलान्यास उद्घाटन हुआ। 13 अक्टूबर 2017 को शिलालेख, मतलब अभी याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शिलालेख जो है सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा भूमि पूजन कर दिया गया। फिर 12 मई 2018 को विकास यात्रा के दरमियान भूमि पूजन कर दिया गया, उस पत्थरों को लगाया गया। लेकिन तत्कालीन यहाँ के कलेक्टर, तत्कालीन यहाँ के जो और ई थे, वो उस पत्थरों को नहीं लगाए, और ये बता रहे कि हमारे काम है। चाहे ऐसे कई काम, ऑडिटोरियम का काम ले लिए, सेंट्रल लाइब्रेरी का काम ले ले, जगदलपुर में पुराने पुल से नए पुल बनाने का काम ले ले, बड़ी जो अपने दंतेश्वरी मंदिर से लेके एनएमडीसी रोड का चौड़ीकरण का मामला ले ले, बोधघाट थाना से लेके अपने गुरु गोविंद सिंह चौक का मामला ले ले, ट्रांजिट हॉस्टल का मामला ले ले, वर्किंग वुमेन हॉस्टल का मामला ले ले, ऐसे कई चीजों का एक श्रृंखलाबद्ध रूप से कोलिंग की सड़क आजादी के बाद पहली बार। लेकिन मेरा सवाल बापरे जी, मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि लोगों में बड़ी चर्चा है कि जो शिलालेख पुराने हो गए थे, जो पत्थर पुराने हो गए थे, आजकल फिर से उन्हें रंग रोगन करके आप दोबारा लगा रहे हैं चुनाव पहले। नहीं, बिल्कुल ये लोगों को याद दिलाना पड़ेगा ना कि 5 साल में कांग्रेस का विधायक चुन के दिया, कांग्रेस का विधायक चुन के दिया, सम्मानित भूपेश जी के ऊपर भरोसा किया, और भरोसे का आपको 5 साल में मिला क्या, ये बताना पड़ेगा मेरे को। कुछ नहीं मिला, ये बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जी। देखिए साहब, बापना जी पूर्व विधायक हैं, बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, जिनको इस बात की जरूरत पड़ रही है कि ये शिलालेख लगाया, हमने भूमि पूजन किया। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जगदलपुर की जनता अच्छे से देख रही है कि भूपेश बघेल का शासन आने के बाद जितने कामों को आप गिना रहे हैं, वो काम जनता के सामने इस 5 साल में हुए। मैं श्रेय लेने की बात नहीं कहूंगा, और बहुत बड़ी विकास की बात कर रहे हैं आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बस्तर परिवहन संघ जो कि 20,000 लोगों की जीविका का केंद्र था, उस पे ताला लगाकर आपने विकास का काम किया। महारानी अस्पताल जो राज परिवार के द्वारा बनाया गया, उस महारानी अस्पताल को ताला लगाकर सैकड़ों लोगों को मरने के लिए मजबूर किया गया। ये विकास की परिभाषा है। जगदलपुर की जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि हमारी सरकार में काम किए हैं, हमने मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद है। आज मेरे जगदलपुर विधानसभा की बात करता हूं साहब,
200 करोड़ रुपए के अधोसंरचना के काम चल रहे हैं। बापना जी को लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट लेके आया हूं। देवगुड़ी की बात करते हैं, 200 देवगुड़ी मेरे विधानसभा पर बनकर रेडी हो गई है। हम श्रेय लेने की बात नहीं करते, हम जनता की, हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उनके संस्कृति के संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, इनके शासनकाल में सैकड़ों स्कूलें बंद हो गई। क्या शिक्षा का इन्होंने काम किया? आज भूपेश बघेल की सरकार आई, कवासी लखमा जी मंत्री हैं, सैकड़ों स्कूलें जो बंद थी उसको खुलवाकर शिक्षा के मुख्य रास्ते से जोड़ा। आज हमारे ट्राइबल बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो अंग्रेजी शिक्षा नहीं पढ़ पा रहे थे, ऐसे बच्चों को अंग्रेजी से जोड़ने के लिए मैं सारे काम हो गए, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आप दोनों हैं, आप दोनों से जुड़ा हुआ सवाल है। जगदलपुर की जो जीवन दायिनी है वो उसका कहते हैं दलपत सागर। दलपत सागर की दुर्दशा के लिए क्या आप दोनों अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते? ना आप कुछ कर पाए, ना ये कुछ कर पाए। आज भी वही करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कभी आप जापानी मछली छोड़ देते हैं, कभी 68 करोड़ की उसे फिल्टर प्लांट लगा देते हैं। पांडे जी, आपको पुराने इतिहास में ले जाना चाहूंगा जी। 2000 में मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना। 2000 से 1947 से 2000 तक कांग्रेस के लोग नगर पालिका के अध्यक्ष थे। सामान्य मोहन महाराज जी, सामान्य सतपाल शर्मा जी, सामान्य निशा शुक्ला जी, ऐसे कई कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कभी दलपत सागर की ओर झांक के देखा क्या उन्होंने? नगर पालिका का अध्यक्ष पहली बार जब मैंने बना तो दलपत सागर में मैंने 24,45,540 रुपया 45 पैसे का मैंने काम किया। वो दलपत सागर का काम की शुरुआत थी, वो मैंने शुरुआत किया। और कहीं मैं इस बात से दलपत सागर में सिल्ट निकलना चाहिए, दलपत सागर का सफाई होना चाहिए, इस बात में मेरी कोई असहमति नहीं है। लगातार करना चाहिए, करे, इस बात में भी मेरी से वो है। लेकिन सिर्फ लाइट लगा के उसको खूबसूरत बनाएंगे, ये कहां से दलपत सागर का विकास है? और एक बात आप माननीय आपने मेरे भाई, छोटे भाई रेखचंद जी ने कहा है, बस्तर परिवहन संघ का तालाबंदी मैंने नहीं कराया। आज भी मैं लोगों के सामने बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, मैंने नहीं कराया। आपके शासन में हुआ। मेरे शासन काल में और हमारे शासन में मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर मैंने वापस ताला खोलाया और लोगों को रोजगार दिया। दूसरा, इन्होंने जो मेरे ऊपर और भी बातें कही है कि मैं कहीं भी कोई काम अपने तरफ से अधूरा नहीं छोड़ा है और मैं कोई विकास का श्रेय नहीं लेना चाहता। और हम लोग राजनीति में श्रेय क्यों नहीं लेंगे भाई? राजनीति में तो श्रेय लेंगे ना। कोई हम महाराज पंडित थोड़ी हो गए, हम साधु सन्यासी थोड़ी हो गए जो हम श्रेय लेने की राजनीति नहीं करेंगे। काम भी तो करना पड़ेगा, तो लेंगे ही। मारेंगा बाईपास की बात कर लीजिए, आपने क्यों ऐसा कहा था कि ये मेरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कलंक है? हाँ, तो मैंने कहा है, स्वीकार किया है। ये स्वीकार करने की क्षमता किसी राजनेता में होनी चाहिए। मैंने स्वीकार किया है कि ये मारेंगा बाईपास है, ये बाईपास मेरे कार्यकाल का कलिक है। ये बहुत खराब काम किया है। उस तत्कालीन जो ई थे उन्होंने खराब काम कराया। हमारे जो ठेकेदार थे मतलब अमर बिल्डर्स, उन्होंने ठेकेदार खराब काम किया। इसको स्वीकार करने में मुझको कोई तकलीफ नहीं है। अब उस सड़क को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सड़क को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए सर, जो रोड एनएमडीसी सीएसआर से पैसे आए थे 34-35 लगभग करोड़ रुपए, आपके शासन में आपके विधायक के नेतृत्व में ही वो रोड का काम हुआ था। और वो रोड की जो क्वालिटी थी उसको जनता ने अच्छे से देखा है कि वो बाईपास नाम का रह गया। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे कि उस रोड से लोग आने जाने में घबराने लगे। कितने लोग बाईपास सुनिए, इसी रोड के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध किया अभी कि इस मामले को लेकर विधानसभा में भी हमने लगातार बात उठाई है। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाला खेल तो नहीं है, मैंने लूट लिया तू भी लूट? नहीं, कि फिर से नए सिरे से उस रोड को बनाया जाए। पुनः पैसा स्वीकृत हुआ, टेंडर हुआ और अभी काम हो रहा है और उनकी गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे आपकी जो गुणवत्ता है वो उनसे अच्छी हो बहरहाल। लेकिन देखेंगे बाईपास कब तक जो है कहां तक जाती है और कौन कौन से बाईपास, कितने लोगों का बाईपास होता है उसमें। लेकिन हमारे साथ में लखेश्वर बघेल जी हैं। लखेश्वर जी, बड़ा तारीफ होता है कि जो छोटे छोटे देवालय हैं उनको आप जो है वो पट्टा दे रहे हैं, उनके नाम का रजिस्ट्री करा रहे हैं। लेकिन महाराज ये बताओ, एनएमडीसी को लेकर बड़े बड़े बात किए थे आपने, सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार क्यों नहीं दिला पा रहे हैं लोगों को? एनएमडीसी हमारे तात्कालिक सरकार
माननीय अजय जोगी के दृढ़ इच्छा शक्ति से वो एनएमडीसी का क्षेत्र में आने वाले किसानों का भूमि अधिग्रहण हुआ और एनएमडीसी के द्वारा इतना आशा विश्वास दिलाई थी कि सब लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे और सभी लोगों को हित होगा, ऐसा था। वो आशा विश्वास तो हम लोगों ने दिखा। जो जमीन जिसका अधिग्रहण किए हैं उन लोगों को भी हम लोग, कई लोगों को अभी तक भी दिला नहीं पाए, हमारे खेद है। लेकिन अभी एनएमडीसी निकट भविष्य में शुरू होने वाला है और हमारे सरकार थी नहीं, ये 15 साल भाजपा के द्वारा सरकार उस बीच में थे। केवल 7 लोगों को अभी तक बताइए, ये जो है केवल 7 लोगों को वहां पे स्थानीय युवकों को रखा गया है, ये कितना बड़ा विषय है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसका जमीन अधिग्रहण हुआ है उन लोगों को लगभग 90% लोगों को उनको नौकरी दिया गया है और 7 की आंकड़ा तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन हम लोग 90% जितना जमीन जिसकी अधिग्रहण हुए सब लोगों को दिलाएंगे। 5-10% आपको याद होगा 6 महीने पहले इसको लेके जो लोगों ने वहां पे पदयात्रा भी निकाली थी कि ये जमीन तो ले ली है आपने, आप भी शायद आपको भी जानकारी होगी कि, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिली। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह, एनएमडीसी यहाँ काम कर रहा है, लोगों को यहाँ करना है। बड़े बड़ी बात हुई थी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना देंगे, मुख्यालय यहाँ आ जाएगा, अभी तक मुख्यालय हैदराबाद में ही है। नहीं, बात सही है कि वास्तव में वो काम, दोनों काम जो बोल रहे हैं शुरू नहीं हो पाया। हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी से जल्द। कई बार हमारे प्राधिकरण के बैठक में हम इसको अधिकारियों को, सब लोगों को नियत समय में सिर्फ बैठक नहीं हुई है, इस तरह की बात मना के अपन नहीं कर पाए। सो वास्तव में चाहे सुपर स्पेशलिस्ट की बात हो, चाहे जो भी हो, अपन नहीं कर पाए हैं। और हम लगातार प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी बने। हर बैठक में हम लोग अधिकारी लोगों को बुलाते हैं, अभी बैठक नहीं हुई, कमेटी की बैठक नहीं हुई है, इस तरह की बात मनाती रहती है। लेकिन हम लोग को वार्निंग दिया है, अगले बैठक तक अगर शिलान्यास नहीं होता है, किस प्रकार कुछ नहीं होता है, तो अपन लोग कई प्रकार के आंदोलन करेंगे, ऐसा चेतावनी हमने दिया है। और रहा आपने देवगुड़ी की बात की, तो देवगुड़ी के लिए चाहे हमारे महाराज साहब ने हो, चाहे अपना भैया ने की बात कर रहे थे कि हम लोग ने बहुत गए हैं। हमारे देवगुड़ी बस्तर संभाग में मैं चिन्हित कराया हूं लगभग 7000 देवगुड़ी है, जिसमें सिर्फ अभी तक मैं प्राधिकरण के थ्रू 3441 देवगुड़ी को हमने बनाया है ना। शेष सभी देवगुड़ी बनाना शेष है, लेकिन इनके जमाने में बने, कहां कहां बने लेकिन नहीं मालूम। लेकिन हमें सारे जगह के देवगुड़ी के लिए मेरे 5 साल के कार्यकाल रमन सिंह थे, मैं उनसे समय देवगुड़ी की मांग करता था, लेकिन मेरे को सभी देवगुड़ी मिला। 5 साल में 7 देवगुड़ी, 7 लाख रुपए मेरे को मिला। उसमें से भी उनके भाजपा के जो विधायक लोग हैं, ये सरपंच लोग हैं, 7 में से जो 2-3 जगह अभी तक नहीं बने हैं, वो पैसा भी खा गए। 2-3 तो गुड़ी का मरम्मत हुआ, लेकिन 1 लाख रुपया में क्या हो सकता। हमारे सरकार के आने के बाद हम लोगों ने 5 लाख रुपया किए हैं और 7000 देवगुड़ी में से जो 3541 बनी है, जिसको हम लोगों ने देवगुड़ी देवताओं को हम लोग ने पट्टा दिया है। सब जितने भी जो करके सबको पट्टा चिन्हित करके दिया है। पहले कहा कि सबको आप पट्टा दे रहे हो, उसका तारीफ हो, लेकिन मेरे साथ बस्तर के 4 प्रमुख लोग बैठे हैं जी। 2 ऐसी चीज है जो बस्तर के लिए हमेशा से, मतलब आपने कितनी बड़ी बात कर ली आप लोगों ने। 2 ऐसी चीज है, एक पूरी नस्ल खराब हो रही है लाल पानी की वजह से। सारे लोग बात करते हैं, आप यकीन मानिएगा, हम जब लोहानीगुड़ा के एक स्कूल में गए, 65 बच्चे जब एक एक करके निकले वहां से, उसमें से 40 बच्चे अपंग थे। कोई कुबड़ निकला हुआ है, किसी का दांत खराब है, किसी का, आप लोग भी जानते हैं, बड़ी समस्या है। अब फिल्टर प्लांट को लेकर बात हुई, इसके बाद एक जो वहां पे स्पेन की कंपनी से भी बात हुई कि यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत आपसे, आखिर लाल पानी से निजात कब मिलेगी बस्तर के लोगों को? लाल पानी के लिए 200 करोड़ रुपए का एनएमडीसी के द्वारा ठेका दी गई थी और ठेकेदार द्वारा अभी लगभग पूर्णतः पे है लगभग काम, तो काम हो रही है। लेकिन हम लोग प्रयास, हर समय प्रयास करते हैं। ये नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के समय ही उसको ठेके दी गई थी, हमारे समय भी नहीं है। तो 5 साल पहले ही उसका ठेका हुआ था एनएमडीसी के सीएसआर मद से 200 करोड़ रुपए का ठेका हुई थी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बने,
लेकिन वास्तव में हम लोग भी हमारे 5 साल खत्म हुआ, पिछले 5 साल 10 साल में भी नहीं बन पाया, हमारे खेद है। लेकिन प्रयास है कि हम लोग प्राधिकरण के थ्रू जल्दी से जल्दी बने, ऐसा हम लोग हर बैठक में लाते हैं। लेकिन किसी न किसी कारणवश जैसे हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं बन रही ना, इसी तरह वो लाल पानी की समस्या भी एनएमडीसी के लापरवाही कारण से नहीं बनी है, लेकिन प्रयास है कि जल्दी से जल्द बनेगा। हम भी यही कहेंगे कि पिछले 3 दशक से तो हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक वाला जो लाल पानी है पूरी नस्ल खराब हो रही है, बच्चे बूढ़े चाहे वो मतलब हड्डियां ऐसे अकड़ जाती है कि वो आगे क्या होगा उनका। दूसरी एक चीज है जो आमतौर पे दिखते हैं, पेपरों में रोज छपते रहता है कि एम्बुलेंस नहीं मिली और खाट से गर्भवती महिला को ले जाया गया या बीमार को ले जाया गया। कब तक ये तस्वीर देखते रहेंगे लोग रेखचंद जी? खाट से ले जाया जाता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, कब तक तस्वीर देखेंगे ये लोग? देखिए सर, मैं जगदलपुर विधानसभा का विधायक हूं, जनता ने चुना है, आप बस्तर के हैं, कि एम्बुलेंस की व्यवस्था लगभग सभी जिले में की गई है सर। कुछ अनअप्रोच रोड हो सकते हैं जहां इस टाइप की कैजुअलिटी होती है और रात में अचानक की स्थितियां बनती है, तो जिला प्रशासन भरसक कोशिश करता है कि उसको मदद पहुंचाई जाए। और जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती, बाइक एम्बुलेंस भी दक्षिण बस्तर में, चाहे हम बीजापुर की बात करें, चाहे दंतेवाड़ा, चाहे कोंटा की बात करें, बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोगों को मदद करने का काम सरकार के द्वारा लगातार हो रहा है। कभी अचानक से ऐसी कोई परिस्थितियां हो सकती, इसको मैं नहीं नकार रहा हूं, तो ऐसी कमी को भी दूर करने के लिए सरकार में कम से कम एक तो ऐसी परिस्थितियां बनती जरूर है। सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है सर। जहां कोई कमी बेसी दिख रही है उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी का पर्याप्त निर्देश है कि ऐसे स्वास्थ्य को लेकर किसी की तकलीफ हो तो तुरंत उसको हल करें सर। एक सवाल मेरा कमल जी आपसे है, पुनः एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। लोग ये कहते हैं कि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि केवल माटी पूजक दिन दिखते हैं, बाकी दिन दिखते ही नहीं। ऐसा नहीं है, जबकि मेरा आप दौरा देखेंगे तो आप तो निकाल सकते हैं एसपी साहब से बोल करके। लोग तो अब ये कहने लगे कि आप पैराशूट कैंडिडेट हो। नहीं, ऐसा नहीं था। जबकि मैंने जब भी राजनीति में मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सिर्फ एक संकल्प लेकर के किया कि मैं लोगों के बीच में कैसे जा सकूं। अगर आप मेरे दौरे देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि मैं जगदलपुर का ही दौरा कर रहा हूं। मेरा दौरा देखेंगे, बस्तर में भी आपके यहाँ पे घुमा हूं मैं, पूरे विधानसभाओं में, चाहे कोंडागांव हो, बीजापुर हो, कोंटा हो, नारायणपुर हो, सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ। और मैंने कभी भी पार्टी के साथ, आज हमारे साथ बहुत सारे संगठन के लोग भी यहाँ बैठे हैं, कभी मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं अपना जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी मुझे तो देता ही नहीं, ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, बट कहने का मतलब ये है कि जो जिम्मेदारी उन्हें लगता है, जैसे अभी विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया गया, तो मैं अपना काम तहे दिल से कर रहा हूं, जहां मेरे को जिम्मेदारी मिलती है वहां मैं काम करता रहता हूं। और क्या होता है कि जब आप एक बड़े परिवार से आते हैं, ये स्वाभाविक बात है कि आप बड़े परिवार से आते हैं, तो एक सामूहिक रूप से लोग ये बोलना चालू कर देते हैं कि पैराशूट से आ रहे हैं, ये बोलते हैं, ये इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। मगर क्या होता है, ये सोचने की जरूरत है, हम अपने वो पूरे कंफर्ट छोड़ के आ रहे हैं, हम अपने वो पूरे प्रोटोकॉल छोड़ करके आ रहे हैं। जबकि मेरा एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम अभी घर घर यात्रा कर रहे थे, जिसमें कि मनीष जी, हम लोग सब साथ में ही घूम रहे थे। जब हम लोग गए एक मोहल्ले में, बस जगदलपुर के वार्ड की बात, जब हम गए वहां पे तो बड़ा हैरानी होगी मुझे कि जब हम गए तो बोले महाराज साहब आप पैदल क्यों चल रहे हैं? अब ये पैराशूट तो नहीं था, मैं पैदल ही चल रहा था। जब मैं उस वार्ड में गया, हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद थे, महिलाओं ने आकर के हाथ जोड़ करके बोला आप पैदल मत चलिए, आपको जो भी होगा हम लोग करेंगे आपके लिए, मगर आप हमारा स्वाभिमान आप मत चलिए। तो इसमें मेरी गलती तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि बोलना बहुत आसान है, एक के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है, मगर जब वो काम करता है, अब लखेश्वर जी हैं, आज ये भी पुजारी हैं किसी गांव के, ये भी नहीं घूम सकते ऐसे, क्योंकि इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है हिंगलाजिन माता की। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि लोगों को बोलना बहुत आसान है, बट जब आप काम करने जाते हैं तो आपको जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। और मैं उसे नकारता हूं कि अगर पैराशूट लैंडिंग होती तो आज दिन तक तो मैं कहीं और बैठा होता, यहाँ क्यों बैठा हूं। चलिए ये भी बात मान लेते। तो मुद्दे बहुत है, लेकिन जैसे कि समय बहुत सीमित है हमारे पास, कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पे आना है, तो इसलिए मैं चारों को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इतने सीमित समय में जितने मुद्दे हम उठा सके जनता के माध्यम से, आप लोग सभी का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने।